राज्यसभा टीवी के एक विशेष कार्यक्रम यादों के साए में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इरफान। फिल्मों का हमारी ज़िंदगी के साथ गहरा रिश्ता है और फिल्मों ने हमारी स्मृतियों को, हमारे बोध को, हमारे जीवन को गहरे प्रभावित किया है। फिल्मों की बातें करेंगे आज अपने एक बहुत ही ख़ास मेहमान के साथ, लेकिन उससे पहले उनका परिचय। राजसी ठाट बाट में पले डॉक्टर कर्ण सिंह एक कुशल राजनेता और विद्वान है। गीत संगीत के अलावा जीवन की तमाम कोमल सरस विधाओं से उनका गहरा नाता है। फिल्मों के कई दौर उनकी नजर से गुजरे हैं और हर दौर से उनका नाता अटूट है। दिल्ली में उनके घर पर हमने उनसे मुलाकात की और उनकी यादों के तार छेड़ने की कोशिश की। डॉक्टर कर्ण सिंह जी, स्वागत है प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे जी, 20वीं सदी में फिल्में जब आईं बनकर जी हाँ, पूरे समाज को एक तरह से गहरे आलोड़न में डाला, आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्मों को लेकर आपकी यादें कहाँ से शुरू होती हैं? ऐसा है इरफान के सबसे पहले फिल्में हमने देखी थी बंधन और कंगन, दो फिल्में थी अशोक कुमार और लीला चिटनीस। ये रॉक्सी थिएटर होता था मुंबई में। ये उन दिनों में गालिबन 1940-1941 की बात है। तो ये दोनों फिल्में रोमांटिक फिल्में थी, अच्छी फिल्में थी। बचपन में हम बहुत छोटे थे। दूर तेरा गाँव और थके पाँव, फिर भी तू हरदम आगे बढ़ा कदम, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान। पुरानी फिल्मों में एक शकुंतला भी बनी थी जिसमें चंद्रमोहन ने दुष्यंत का काम किया था। वो भी हमें याद है अच्छी तरह से। वी शांताराम की थी। बहुत सारी फिल्में उन दिनों में हमने देखी और जो हम बड़े होते रहे त्यों हम दूसरी फिल्में, नई नई फिल्में जो आती रही उनको देखते रहे। तो 1950 से आगे तो जो फिल्में करीब करीब मशहूर थी वो सभी हमने देखी। बहुत सारी फिल्में तो कश्मीर में ही शूट की गई और बहुत सारी फिल्में जो थी हमने कश्मीर में देखी और दिल्ली में देखी। आपने बंधन हाँ, और कंगन की बात की, ये शायद आपकी शुरुआती देखी हुई फिल्मों में से हाँ, एक हुई। जी हाँ। कुछ याद आता हो अगर आप? नहीं, याद ये है कि अशोक कुमार और लीला चिटनीस थे और कंगन में आखिरी सीन था कि वो तो दोनों कंगन दरिया के किनारे रख के और अपने आप को दरिया में बहाने के लिए जा रही थी। तो ऐन मौके पे फिर अशोक कुमार आ जाते हैं और उसको बचा लेते हैं। इसीलिए कंगन मुझे याद है। 2 बीघा ज़मीन में एक तो जो उन्होंने बताई सारी कहानी बताई और उसमें जो गाना था अपनी कहानी छोड़ दिया, कुछ तो निशानी छोड़ दिया, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए। बहुत अच्छी मार्मिक कहानी भी थी और गाना भी थी और बलराज साहनी और अनुपमा रॉय दोनों ने बहुत अच्छा कार्य किया। वो मनोरंजन वाली फिल्म नहीं थी लेकिन एक विचार बदलने वाली फिल्म थी। और उसके बाद फिर नया दौर बनी, बहुत उसके काफ़ी वर्षों बाद बनी, जिसमें दिलीप कुमार, वैजयंती माला और ये उसमें भी बताया गया कि किस तरीके से पुराना दौर समाप्त हो रहा है और नया दौर आ रहा है।
कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिसमें कि जो सामाजिक परिवर्तन है उसकी तस्वीर दिखाई देती है, और कुछ होते हैं मनोरंजन के लिए, जैसे कि मुग़ल आज़म बहुत ही अच्छी शानदार फिल्म। मेरे ख़्याल में सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला थी जी। उसमें मुझे कोई शक नहीं। मुग़ल आज़म में भी, और हावड़ा ब्रिज में उनका एक गाना है आइए मेहरबान, वो बहुत कमाल का गाना है। जी। आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान। लेकिन सबसे अच्छी जो एक्ट्रेस थी वो नरगिस थी, और उनका एक गाना मुझे लगता है शायद वो चोरी चोरी फिल्म में था, रसिक बलमा, लता ने गाया है भोपाली में। अगर लता जी ने तो कोई लाख गाने गाए होंगे, लेकिन एक गाना अगर चुनना होगा तो वो रसिक बलमा जो गाया उन्होंने वो चुनना चाहिए। रसिक बलमा एक और फिल्म की बात करूं, आनंद मठ। आनंद मठ बनी थी बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध नॉवेल पे। उपन्यास पे, और उसमें प्रदीप कुमार एक्ट कर रहे थे, पृथ्वीराज कपूर भी थे, और उसमें जो गाना वो भी भोपाली में जो गाया वंदे मातरम, क्योंकि जिस तर्ज से हम गाते हैं अक्सर वो तर्ज इतनी प्रभावशाली नहीं, लेकिन वंदे मातरम की जो उन्होंने भोपाली में गाई थी क्या वो बात बड़ी प्रभावशाली। बिल्कुल, लता और मैंने तो- मंगेशकर की आवाज़ में वो एक अद्भुत गाना है। सलाम सलाम मलय जति कदम कैसे है मलाम मातरम वंदे, सलाम सलाम मलय जति कदम कैसे है मलाम मातरम वंदे। और मैंने कहा भी इंदिरा जी को, मैंने कहा आप ये करिए कि जो अपनी ट्यून है उसको बदल के आप ये ट्यून लिखाइए। तो अरविंद आश्रम के एक क्वायर बहुत अच्छा गाता था ये, तो उनको भी मैंने गवाया वगैरह, लेकिन वो बात हुई नहीं क्योंकि उसमें कुछ जोश है। गाने मुझे बहुत पसंद आते थे फिल्मों के, और ख़ास तौर पर जो क्लासिकल तरीके के गाने थे। एक झनक झनक पायल बाजी बनी सी फिल्म, वो भी शांताराम की थी। हमें गोप गोवाला कहते हैं, हमें गोप गोवाला कहते हैं, और कृष्ण दिया है नाम हमें, नाम हमें। तो मैं कहाँ से गिनना शुरू करूं कि कितने फिल्में हमने देखी और कितना आनंद लिया हमने फिल्मों का। फिर कुछ भयंकर फिल्में भी बनी, अपराधी कौन, बहुत अच्छी फिल्म थी अपराधी कौन। आखिरी 2 मिनट तक ही पता नहीं चलता है कि कौन अपराधी है, आखिरी 2 मिनट। फिर एक कोहरा भी थी, वो भी ज़रा थोड़ी डिप्रेसिंग फिल्म थी। और फिर मनोरंजन की फिल्म थी शम्मी कपूर वाली, कश्मीर की कली, और तुम सा नहीं देखा, और इस किस्म के गाने थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ मुझे बहुत ही पसंद थी। तुम भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। तुम भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। रास्ते खामोश हैं, धड़कने मत हो। बैजू बावरा में ऐसे भजन गाए मोहम्मद रफ़ी ने कि बिल्कुल मार्मिक भजन थे, और वो एक से एक मालकौंस में गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊँ, मालकौंस में गाया उन्होंने, बहुत अच्छा गाया। और बैजू का वो रोल प्ले कर रहे थे भारत में। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं। 2
दोस्ती फिल्म बनी थी बहुत अच्छी एक, उसमें बहुत अच्छे गाने थे मोहम्मद रफ़ी के। और दिल की तमन्ना थी मस्ती में, मंजिल से भी आगे निकलते, मेरा भी कोई साथी होता हम भी बहकते चलते चलते। दिल की तमन्ना थी मस्ती में, मंजिल से भी दूर निकलते, अपना भी कोई साथी होता हम भी बहकते चलते चलते, दिल की तमन्ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम हैं प्रोग्राम यादों के साए में और आज अपनी यादें ताज़ा कर रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर कर्ण सिंह। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि फ़िल्मों में कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक आदमी को खींचती हैं। जी। वो फिल्म की कहानी हो सकती है, वो फिल्म का म्यूज़िक हो सकता है, उसके फिल्म के हीरो हीरोइन हो सकते हैं, फिल्म में छुपा हुआ सामाजिक संदेश हो सकता है। प्राथमिक रूप से आपको क्या लगता है कि कोई एक फिल्म आपको क्यों खींचती होगी? ये सब बातें खींचती हैं। देखिए ना, फिल्म में हीरो हीरोइन प्रभावशाली हो, सुंदर हो और अच्छे कलाकार हो, वो भी खींचती है। संगीत बहुत खींचता है मुझे तो, क्योंकि मैं संगीतज्ञ हूँ, संगीत का पुजारी हूँ। तो नृत्य तो हमारे फिल्मों में दुर्भाग्य से होता नहीं, हालांकि इतनी अच्छे अच्छे नृत्यांगना आई हैं फिल्मों में। हेमा मालिनी आई, वी जयंतीमाला आई, एक भी फिल्म ने कोई उनका शास्त्रीय नृत्य हमारे सामने नहीं रखा, लेकिन संगीत रखा ज़रूर। और संगीत जैसे मैंने जो फिल्में जिनका जिक्र मैंने किया, दोस्ती के गाने, बैजू बावरा के गाने, ये गाने और मुग़ल आज़म के गाने, ये गाने अब तक याद रहते हैं। और अभी इधर देखें हम तो उमराव जान, मुज़फ़्फ़र अली ने जो फिल्म बनाई थी, उसके गाने भी अच्छे। पाकीज़ा के मुकाबले में मुझे उमराव जान के गाने ज़्यादा बेहतर लगते हैं। आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता, अफसाने हजारों हैं। हमारे लेखक बहुत अच्छे रहे हैं, हाफिज़ जलंधरी, साहिर लुधियानवी, गुलजार साहब, बहुत सारे अच्छे अच्छे लेखक थे जिनकी शायरी को प्रकट किया जाता था। आपने कहा कि फिल्मों के गाने जिनका अब धीरे धीरे मयार गिर रहा है, लेकिन जब वो थे और एक पूरी टीम थी, अगर आप देखें गीतकारों की, उसमें साहिर लुधियानवी से लेकर शैलेंद्र राजेंद्र कृष्ण से लेकर शकील बदायूनी, बड़े बड़े नाम थे। लेकिन अगर आप राष्ट्रीय परिदृश्य पर देखें तो इन सभी गीतकारों को एक मनोरंजन की दुनिया का शब्दकार ही माना गया। उन्हें वो स्थान जो पुरस्कारों और सम्मानों के ज़रिए मिलना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, वो नहीं मिला। इस पर ज़ाती तौर पर आप ऐसा है ना, जो तो शायर थे वो तो अपनी शायरी अलग उसको प्रकाशित करते थे और उनको अगर कोई पुरस्कार मिलता तो उसके लिए मिलता, लेकिन फिल्मों के लिए भी कुछ पुरस्कार थे। बेस्ट सॉन्ग का एक पुरस्कार राष्ट्रीय हुआ करता था, मुझे याद है। तो ये ठीक बात है कि जिन लोगों ने इनके लिए लिखा, कुछ लोग समझते हैं कि फिल्मी गाने लिखे, लेकिन बहुत अच्छे गाने लिखे। एहसान होगा तेरा मुझ पर, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। संगीतकार जो थे, शंकर जयकिशन थे, सचिन देव बर्मन थे, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, बंदिनी का गाना,
बहुत मारपीट। और प्यासा का जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। बहुत ही सुंदर गुरुदत्त और वहीदा रहमान का सीन था। मुझे तो सचिन देव बर्मन तक जो गाने हैं वो गाने मुझे पसंद हैं। उसके बाद जो आजकल गाने बने हैं, 20 साल में मुझे एक भी कोई गाना नया याद नहीं। जितने गाने मुझे स्मरण हैं वो सब प्यासा और बंधन तक ही सीमित है। उसके आगे एक दो दीवाने शहर में, शाम या दोपहर में आबदाना मांगते हैं, आशियाना मांगते, वो एक गाना था। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबदाना आबदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं आबदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में। एक्टर्स में मुझे पृथ्वीराज कपूर जो थे, पृथ्वी वल्लभ एक फिल्म बनी थी उनकी, पृथ्वीराज कपूर और दुर्गा खोटे, बड़ी पुरानी फिल्म थी। पृथ्वीराज कपूर का अपना जो, और मुग़ल आज़म में जो उन्होंने अकबर का एक रोल किया है, अब भी जब अकबर का सोचते हैं तो पृथ्वीराज कपूर ही दिखते हैं। अकबर न जाने कैसे थे कैसे नहीं थे, दिखते पृथ्वीराज कपूर ही। खुदा ये उनकी बगावत हमें मंजूर है। वक्त मुबारक से कहो हमारे बागियों की फहरिस्त में एक आशिक का नाम भी लिख ले। मान सिंह काबिला होगा, माबदारत बनफ्से रफी से जंग में शरीक होंगे। वैसे दिलीप कुमार, देव आनंद, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, ये सब अच्छे एक्टर्स थे, अमित, और इन सबको मैं जानता हूँ। लेकिन और राजेश हमारे खन्ना, लेकिन कोई ऐसा इतना कोई आउटस्टैंडिंग मुझे नहीं लगे जितने कि वो पुराने एक्टर्स लगते थे। आजकल तो मुझे लगता है जो ज़्यादा अच्छा नाच सके वही सबसे बड़ा हीरो है। फिल्म में जो पोएट्री है वो सीधे सरल आसान शब्दों में आपकी बात, गहरी फ़लसफ़ाना बातें भी वो करते हैं कि कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। जिस देश में गंगा बहती है का जो गीत है कि कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फ़ानी, पानी पे लिखी लिखाई। शैलेंद्र का ये गीत फिल्म गाइड में आप देखिए, पानी पर लिखी लिखाई की ये जो इमेजरी है। तो नहीं, बहुत सारी बातें हैं, जैसे मोहब्बत के बारे में है, ज़िंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी ही हो इसकी उम्र बड़ी होती है। या तख्त क्या चीज़ है और लाल जवाहर क्या है, इश्क वाले तो खुदाई भी लुटा देते। क्या बात है, देखिए ना कैसी बातें कही। और यहाँ तक कि जो फिल्मों में डायलॉग भी इस्तेमाल किए जाते रहे, वो एक मिली जुली हिंदुस्तानी ज़बान का एक ऐसा एग्जाम्पल है। उस पर भी कुछ आप डायलॉग तो एक बागवान में जो अमिताभ बच्चन का आखिरी वो स्पीच था, वो बहुत चिरस्मरणीय है, इसमें कोई शक नहीं। और काफ़ी लंबी थी, 5-7-10 मिनट की स्टेज के ऊपर रहना, लेकिन उसका मकसद भी और उनको कहने का जो तरीका था, जो तर्ज गुफ्तगू थी उनकी, जो वो बहुत प्रभावशाली थी। कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं? स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम यादों के साए में, जिसमें आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कर्ण सिंह। ये तो बताइए डॉक्टर साहब कि इतनी फिल्में आप देख कैसे पाते होंगे इतने व्यस्त जीवन में? मैं देखता हूँ, अच्छी फिल्में कभी आती हैं। सिनेमा में तो मैं जाता नहीं हूँ। 2 बार गया हूँ मल्टीप्लेक्स में। एक तो अवतार देखने, वो जो 3D फिल्म आई थी,
एक रॉक ऑन देखने में, रॉक और रोल एडिक्ट भी हूँ, आपको आश्चर्य होगा। मैं 1 घंटा रॉक और रोल पॉप म्यूज़िक सुनता हूँ रोज़। या शास्त्रीय संगीत भी मुझे पसंद है और मुझे पॉप म्यूज़िक भी पसंद है। तो रॉक ऑन भी हमने देखा, दोस्ताना भी हमने देखा, ये 2 फिल्में देखी। कभी आपको लगा कि फिल्म देखते हुए रोने लग गए? हाँ, बहुत बार। मैं तो बहुत जल्दी रोता हूँ फिल्म में, आश्चर्य होगा आपका। मैं और महारानी इकट्ठे चलते थे, वो नहीं रोती थी, मुझे तो बहुत जल्दी रोना आ जाता है। ऐसी कोई आखिरी फिल्म जिसमें आपको पता याद नहीं आता? कौन सी फिल्में होती होंगी जिसमें कि बहुत मार्मिक कोई सीन हो तो मुझे तो आंसू बहने लगते हैं। ये जानते हुए भी कि वो एक मशीनी रिप्रोडक्शन लेकिन है। वैसा देखा जाए इरफान, तो सारी ज़िंदगी ही एक फ़िल्म है, किसकी बनी है आलम नापायदार में। लेकिन इसमें भी हम रहते हैं, इसको भी हम देखते हैं, इसका भी मज़ा लेते हैं, इसका भी सीन देखते हैं। इसी तरीके से फिल्म पे जो होता है, जाहिर है वो नहीं हो रहा, लेकिन वो जो आइडिया है, वो जो एक सीन है, वो अगर होता है तो उसमें बहुत रोना आता है मुझे तो। फिल्मों ने इंसान को ज़ाती तौर पर तो प्रभावित किया ही है, मुकम्मल तौर पर समाज में उसका असर बहुत असर पड़ा है। जैसे मैंने बताया, जो वो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट का ग्रुप था, जो थोड़े से वामपंथी फिल्में बनाई थी उन्होंने, जैसे 2 बीघा ज़मीन और कुछ और थे, उससे ये हुआ कि जो एक परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, उसके बारे में समाज को बहुत प्रभावित किया। बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो महिलाओं के साथ जुल्म होता है, जो बहुओं के साथ जुल्म होता है और किस तरीके से वो तकलीफ़ भोगती हैं, वो भी लोगों के सामने रखा गया। कई फिल्में आई हैं जिसमें कि नई तकनीकी जो है वो कैसे प्रभावित होती जा रही है, जैसे नया दौर आया था। कई फिल्में ऐसी हैं जैसे तारे ज़मीन पे जो पसमानदा दिमाग के लोग हैं उनको कैसे देखा जाता है, उनको पछाड़ना नहीं है, उनको आगे ले आना है। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं कि जिनमें समाज को फिल्में जो है वो अच्छी। जरा ये पढ़िए मिस्टर अवस्थी। ये कैसे पढ़ सकता हूँ मैं? ये तो चाइनीज में है। अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक नहीं है, ये आप शैतानी कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की, अक्षर ही समझ में नहीं आते होंगे। इस पढ़ने लिखने की तकलीफ को डिसलेक्सिया कहते हैं। एक ही मुझे शिकायत है कि बहुत वायलेंस, तशद्दुद बहुत बढ़ गई है, हिंसा बहुत बढ़ गई है फिल्मों। जैसे अमेरिकन फिल्म्स का है ना जी, मार धाड़ ये वो, उससे कुछ बच्चों के जहन के ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ता। अगर बचपन से ही वो देखते रहें कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, काट रहे हैं, उड़ा रहे हैं, तो फिर बड़े होकर उनको क्या कदर होगी ज़िंदगी की। तो फिल्म में बड़ी ताकत है। लाखों लोग भारतवर्ष में, विदेश में फिल्में देखते। मैंने जब जापान के साथ अभी कल्चरल फेस्टिवल किया, उनकी एक ही डिमांड थी, रजनीकांत को भेजिए। मैं आश्चर्यचकित हो गया, मैंने कहा जापान का रजनीकांत के साथ क्या तुक नहीं, मैस फॉलोइंग रजनीकांत की वहाँ जापान। तो भारतीय फिल्म्स का भारतवर्ष तक सीमित नहीं रही हैं, सारे विश्व को प्रभावित कर रही हैं। तो इसलिए लुब्बो लुभाव ये है कि फिल्म जो है एक बहुत पावरफुल मीडियम है, एक बहुत सशक्त माध्यम है हमारे समाज को और हमारे व्यक्तिगत व्यक्तित्व को प्रभावित करने के लिए। वो अगर अच्छी फिल्में बने तो प्रभाव अच्छा पड़े। डॉक्टर साहब, बातों का सिलसिला ख़त्म करें उससे पहले आपसे चाहते थे कि डोगरी में कोई एक भजन आप हमें। डोगरी तो ज़्यादा डोगरी भजन लिखे हैं मैंने। जी जी। रौंदे ओ बीच पहाड़ शंभु तेरी जय बोलो, रौंदे ओ बीच पहाड़ शंभु तेरी जय बोलो, जय बोलो नटराज शंभु तेरी जय बोलो, जय बोलो नटराज शंभु तेरी जय बोलो, रौंदे ओ बीच पहाड़ शंभु तेरी जय बोलो। क्या बात।
एक पल पल बही जाना पे भी शायद एक वो पल है, पर बही जाना, वो तो पे डोगरी एक गीत, भजन अपने इस वो बहुत प्रसिद्ध गाना है डोगरी का। या कुंजा उड़िया पे शायद एक कुंजा उड़िया में एक भजन आपने कैसे पढ़ी ये सब? मैंने भजन गाए में स्वयं गाने भी गाए हैं, केवल भजन नहीं गाए हैं गाने। लेकिन अब गाना इतना ही, अब अगली बार अगले मुलाकात। बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान। राज्यसभा टीवी के इस विशेष कार्यक्रम यादों के साए में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नए मेहमान के साथ। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। शौक से लीजिए